को क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू के लिए वही डेफिनेशन मैंने एक पहले ऐसे क्वेश्चन बताया था, वहाँ पे मैंने एम लिया था। अब अपने को आदत पड़ चुकी है कि हम ऐसे वाई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिखने फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू को डोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी हम इसको ऐसे सेट करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक्स बचना चाहिए और राइट में आ जाए वाई, और देखेंगे कि वाई की हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज क्या आ जाए, एक्स के अंदर आ जानी चाहिए। मतलब को डोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन के अंदर आ जानी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो देख लेते हैं इसको। मैंने अब देखो वहाँ पे एफ एन था, एफ एन क्या था, एन माइनस वन इफ एन इज ओड और एन प्लस वन इफ एन इज इवन। तो एक ही बात है, मैंने एक्स में लिख दिया तो है तो वेरिएबल ही ना, क्या फ़र्क पड़ता है, एन भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। तो अब मैंने इसको सेट किया। तो केस फर्स्ट, इफ एक्स इज ओड, एक्स अगर ओड होगा तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा, वाई। तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये इवन है, लेकिन क्या वाई इवन। तो यहाँ थोड़ा आप इसको थोड़ा सा सही कर सकते हैं, इवन के अनुसार वाई इवन। सोच के देखो कि एक्स अगर ओड है तो ओड मैंने मान लीजिए उठा लिया क्या, फाइव। तो फाइव इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, फोर प्लस वन। तो मतलब फोर इवन है, इसका मतलब वाई क्या हो गया, इवन। तो ये क्या है, वाई इवन है। तो व्हेन वाई इज इवन देन इस कंडीशन में केस फर्स्ट में क्या होगा, एक्स इज ओड। अब केस सेकंड, इफ एक्स इज इवन, तो एक्स इज इवन है तो क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। तो सेट कर दिया, लेफ्ट में सिर्फ एक्स रखा है तो एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन। तो जो ब्रैकेट में लिखा है ओड कौन सा, वाई ओड। तो ये मैंने लिखना थोड़ा लिखा नहीं है, अगर लिख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वाई ओड। अब सोच के देखो वाई, इसने बोला है कि एक्स इज इवन। अब इवन में नंबर उठा लिया कोई, मान लीजिए फोर। तो फोर को क्या लिखा जा सकता है, बताओ, फोर को क्या लिखा जा सकता है, फाइव माइनस वन, ये लिख देंगे। तो फाइव क्या है, ओड। तो इसका मतलब वाई ऑटोमेटिक क्या हो गया, ओड, क्योंकि एक उससे कम कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाई क्या होगा, ओड, और वाई प्लस वन, इस कंडीशन में वाई क्या होगा, इवन। तो वाई के हर ओड और इवन सबको यूज कर लिया तो पूरा का पूरा क्या हो गया, होल नंबर बन चुका है, ठीक है। क्योंकि वाई भी कहाँ से आ रहा है, डब्ल्यू से आ रहा है। और देखेंगे कि एक्स की हर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डब्ल्यू। तो सो एफ इज ऑन टू। तो सिंस एफ इज वन वन एंड ऑन टू, सो एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स। अब वाई लिख देते हैं, या एक्स क्या है, एफ इनवर्स वाई था, अब मैं यहाँ एन में था तो वापिस एन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एफ इनवर्स एन, एन क्या हो जाएगा, वाई की जगह एन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एफ इनवर्स एन इज इक्वल टू क्या, एन माइनस वन इफ एन इज ओड, और एन प्लस वन इफ एन इज इवन। और यही क्या है अपना एफ एन। तो लास्ट में वो कहता है कि आपको ये भी शो करना था कि इनवर्स है वो खुद का खुद ही है। तो ये लास्ट में क्या लिख देंगे हम, इनवर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, बस हो गया। क्योंकि एफ इनवर्स एन इज इक्वल टू क्या है, एफ एन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं यहाँ पे एम ले लेता, तो कोई बात नहीं बेटा, एम ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऑन टू के अंदर अब हैबिट हो चुकी है ना कि हम वाई लेके करते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये ब्रैकेट में वाई इवन और वाई ओड यहाँ पे जरूर लिखोगे आप, ठीक है। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था मैंने, वैसे दिखाना भी शो जरूरी नहीं है। जो देर लास्ट में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रखना होता है और राइट में पूरा वाई में कन्वर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वाई के हर वैल्यू के लिए क्या एक्स वैल्यू दे रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है कि वाई क्या है, कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट, तो और उसकी प्री इमेज आनी चाहिए किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो फॉर ऑल लगा दिया, मतलब हर वाई के लिए, तो मतलब हर एक्स प्री इमेज देगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से ऑन टू। अभी वन वन भी था, ऑन टू भी था, तो लिखा क्या जा सकता है, फीज इन्वर्टिबल एंड लास्ट में एफ इनवर्स एक्स लिख दो, एफ इनवर्स वाई लिख दो। लेकिन यहाँ एन में था तो अपने क्या लिख दिया, एफ इनवर्स एन। तो क्या लिखा था, एन माइनस वन इफ एन इज ओड, एन प्लस वन इफ एन इज इवन। और लास्ट में इससे देखा तो हमने क्या था, यही सेम क्या था आपका एफ एन। तो वो कहता भी है कि आपको दिखाना है तो कि खुद खुद का इन्वर्स है, तो इन्वर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ।
कल एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 13 में थोड़ा सा लास्ट में मैंने गलत बता दिया था, वो थोड़ा सा मैं इसको सुधार कर रहा हूँ। आप अगर किसी ने गलत लिखा है तो वो सही कर लीजिएगा। दे रखा था कि एफ आर सी आर गिवन एच एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और एम सी क्यू था और अपना रिजल्ट क्या रहा था लास्ट में, ऑप्शन सी। तो वही था, बस अप्लाई करना था, जल्दबाजी में थोड़ा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यही होती है सिली मिस्टेक। और ऑप्शन भी दे रखा था एक्स क्यूब, किस में बी ऑप्शन दे रखा तो गलत भी हो सकता है कई बार, तो थोड़ा ध्यान से है ना। तो अब मैंने जैसे अप्लाई किया एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या था 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। अब जो एफ 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 है, इसको कैपिटल एक्स मान लो, एफ कैपिटल एक्स। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि 3 माइनस उस कैपिटल एक्स की पावर 3 करके 1/3 कर दो, ठीक है। तो 3 माइनस कैपिटल एक्स की पावर 3 करके 1/3 कर दिया और कैपिटल एक्स का वैल्यू पुट कर दिया 3 माइनस एक्स की पावर 1/3। और जब हम इसको थोड़ा सा अरेंज किया तो देखिए 3 से 3 पावर कट गया, तो 3 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स क्यूब ओवरऑल की पावर 1/3। तो जब इसको ब्रैकेट को खोला तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो क्या हो गया, और लास्ट में क्या बचेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया एक्स। तब इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। अब हम देखते हैं, एक 2-3 क्वेश्चन आपको दिए थे, लगभग बच्चों ने भेजे हैं आंसर, तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं किया वो बेटा देख लेंगे, बुक में हिंट भी दे रखा है, तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि कोई सेट है जिसका कलेक्शन है 1 2 3 डॉट डॉट एन का कलेक्शन, और दूसरा सेट भी क्या दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 एन, सेम यही। तो इस पर आपको क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे। क्वेश्चन पे किताब से देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 डॉट 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 एन टू इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको मैंने वहाँ पे एक फार्मूला बताया था, वो फार्मूला तो बेटा तब काम आता है जब भी वहाँ पे आपको एन और एम अगर आसानी से पता चल जाए, तो वो फार्मूला अप्लाई करने से आसानी से आंसर निकलता है। वो क्या बताया था, सुमेशन आर इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन सी आर की पावर m, चाहे m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n था। लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है, सीधा ज्योमेट्री अप्लाई कर दो और डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने डोमेन में 1 2 3 डॉट 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 एन एलिमेंट दिखा दिया, को डोमेन में भी 1 2 3 डॉट 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 एन, क्योंकि इट सेल्फ है ना, ही जो सेट दे रखा है सेट टू इट सेल्फ दे रखा है, तो वही सेम एलिमेंट को डोमेन में होंगे। अब आपको क्या प्रूव करना है, ऑन टू। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऑन टू क्या होता है, को डोमेन का हर एलिमेंट की प्री इमेज आनी चाहिए, यही होता है। तो को डोमेन का मैं वन एलिमेंट की बात करता हूँ, तो वन एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन मौजूद है, वो किसके साथ प्री इमेज बना सकता है। आप सोच के देखो, किसी के साथ भी बना सकता है, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, डॉट डॉट एन के साथ। इसका मतलब उसके लिए कितने ऑप्शन है, एन। तो मैं नीचे आंसर लिख रखा है नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो सिर्फ 1 के लिए कितने आगे ऑप्शन, एन ऑप्शन मौजूद है। अब मान लीजिए 1 को मैंने किसी के साथ अप्लाई कर दिया, मान लीजिए 1 की प्री इमेज क्या, मान लिए मैंने 2, तो अब 2 या 3 कुछ भी बोल दो, मान लीजिए 1 की प्री इमेज क्या है 2। अब कोड डोमेन के एलिमेंट 2 की बात करते हैं, उसके लिए कितने ऑप्शन बच जाएंगे, क्योंकि जो कोड डोमेन का 1 एलिमेंट है वो तो मैंने फिक्स कर दिया किसके साथ, 2 के साथ। मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया, हालांकि उसके लिए एन ऑप्शन है, वो किसी के साथ भी प्री इमेज बना सकता है। मान लीजिए मैंने समझने के लिए कर लिया कि 1 की प्री इमेज आ गई 2, तो अब 2 के लिए कितने कोड डोमेन के एलिमेंट 2 के लिए कितने ऑप्शन बच गए, n-1, क्योंकि कोड डोमेन का जो 1 है वो डोमेन के 2 के साथ जुड़ चुका है, ठीक है, मतलब प्री इमेज उसकी मिल चुकी है। अब 2 के लिए डोमेन में कितने एलिमेंट बच गए, n-1। तो मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन n इंटू n-1। ऐसे ही 3 के लिए देखो, 3 के लिए कितने बचे, n-2 डॉट 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 डॉट। लास्ट में n के लिए कितना ऑप्शन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि और सारे के सारे एक 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 जुड़ते जाएंगे तभी तो ऑन टू होगा, और एक से ज़्यादा तो बनेंगे ही नहीं वैसे भी, ठीक है। तो लास्ट में कितना ऑप्शन बच जाएगा, 1। तो ये n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होता है, n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n। तो बस इसका रिजल्ट क्या आएगा, फैक्टोरियल n। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि लेट s इज इक्वल टू a b c का कलेक्शन एंड t 1 2 3 का कलेक्शन है। इनवर्स निकालना है
जहाँ एफ से एफ दे रखा है एस से टी के अंदर अगर एग्जिस्ट करता है तो बता इन्वर्स निकाल दीजिए, वरना मत निकालिए। तो पहला दे रखा है एफ एस से टी में डिफाइंड इस प्रकार से कि ए का इमेज 3, बी का इमेज 2, सी का इमेज 1। कह रहा है कि अगर एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ इन्वर्स बता दीजिए। तो बहुत आसान है, ये तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ आपको, मैपिंग शो कर रखी है। तो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट जो सेट एस है उसकी डिस्ट्रिक्ट इमेज ही आ रही किसके अंदर, सेट टी, या बी लिख रखा है, यहाँ क्या करना सेट टी कर लेना, इन सेट टी अंडर देयरफॉर एफ इज 1 1। और देख लो पूरा का पूरा कोडोमेन भी यूज हो रहा है तो ऑन टू भी होगा। सो एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ हो जाए, टी से एस सच दैट एफ इनवर्स। अब देखो उल्टा कर दीजिए, बस कोडोमेन है वो डोमेन, या डोमेन है वो कोडोमेन। ठीक है, तो बहुत आसान है, 3, A 2, B C और 1, C। सेकेंड दे रखा है भाई एफ से एस से टी में दे रखा है A2 B1 C1, A2 के ए की इमेज 2, बी की इमेज 1 और सी की इमेज 1। तो आप देख रहे हैं बी और सी की सेम इमेज है, ठीक है, पर बी और सी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की कोई सेम इमेज आ गई तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, तो एफ इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि ए और बी कलेक्शन दे रखा है एलिमेंट्स का, बुक के अंदर देखिए ए -1 0 1 2 का कलेक्शन और बी ए -4 -2 0 2 का कलेक्शन। एफ और जी दोनों के दोनों ए से बी में फंक्शन है, मतलब दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम है। एफ एक्स दे रखा है x² - x और जी एक्स दे रखा है 2 × mod x -1/2 -1, जहाँ दोनों में x कहाँ से आ रहा है उसके डोमेन से। पूछ रहा है कि एफ और जी इक्वल है क्या। देखो डोमेन और कोडोमेन तो दोनों के इक्वल है ही, बस आप इनके वो जो आप इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद होगी। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि एफ ए इज इक्वल टू जी ए, जहाँ ए कहाँ से आ रहा है उसके डोमेन से, मतलब सारी की सारी वैल्यू है वो सेम एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम कि जैसे एफ डोमेन क्या होगा इनका, एफ और जी का दोनों का डोमेन क्या है ए, ठीक है, डोमेन सेम होना चाहिए, को डोमेन भी सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो बस हो गया, डोमेन की हर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो एलिमेंट की, डोमेन के हर एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब एफ -1 इज इक्वल टू जी -1 होना चाहिए, F0 इज इक्वल टू G0 होना चाहिए, F1 इज इक्वल टू G1 होना चाहिए, F2 इक्वल टू G2 होना चाहिए। तो देख लीजिए आप, बस कुछ नहीं है, पुट किया है, सब की सब ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल आसान है। तो लास्ट के अंदर देख लीजिए, देखो F2 इज इक्वल टू G2, तो क्या रहा है, हम क्या लिख सकते हैं ओवरऑल F इज इक्वल टू G, जहाँ सारे के सारे ए कहाँ से आ रहे उसके डोमेन से, वो सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। तो F एंड G आर इक्वल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है एफ एक्स है वो सिग्नम फंक्शन है और जी एक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आर से आर में है, दोनों के दोनों, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है क्या कि इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन फॉग एंड गोफ कंसाइड करेगा किसके अंदर, 0 से 1 में, जहाँ 0 पर तो क्या है ओपन और 1 पे क्या है क्लोज्ड, ठीक है। इसके ऐसे समझ सकते हैं 0 इज लेस देन एक्स और x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 तो इंक्लूड होगा, इंड पॉइंट 0 इंक्लूड नहीं होगा लेकिन 1 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया कि कोई x मान ले किसमें 0 से 1 में, जहाँ 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 1 इंक्लूड है। देन एफ एक्स तो देखो हर बार देखो 0 से बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है, तो इस कंडीशन में एफ एक्स तो ऑलवेज क्या रहने वाला है 1। लेकिन जी एक्स देख लीजिए, जी एक्स क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब 0 से 1 के बीच में हर बार ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे 0.1 होगा तो 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या रहेगी 0, 0.2 के भी 0, 0.8 तक 0, 0.9 की भी 0, 0.999 तक की वैल्यू भी क्या 0। लेकिन जैसे x इज इक्वल टू 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x या जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो कंपोजिट फंक्शन में निकाल के देख लीजिए,
तो जी ओ एफ एक्स निकाल लिया या एफ ओ जी एक्स निकालो। तो जी एफ एक्स क्या होगा, जी, सबसे पहले जी एफ एक्स देख लेते हैं या एफ ओ जी एक्स, कोई सा भी देख सकते हैं। जी एफ एक्स क्या होगा, जी एफ एक्स। अब एफ एक्स अभी हमने, क्योंकि हमें दो केस अराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी दो वैल्यू आ रही है ना। देखो एफ एक्स पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 से 1 के बीच में ले लो या इक्वल टू 1 ले लो तो कोई इफेक्ट नहीं है, उसका रिजल्ट तो 1 रहने वाला है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन से थोड़ा वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 1 पे 1 है और 0 से 1 के बीच में हर बार क्या रह रहा है, 0, तो हमारी मजबूरी है। तो एफ एक्स 1 आएगा दोनों केस में, एक्स इक्वल टू 1 भी हो चाहे एक्स इक्वल टू 0,1। अब जी1 क्या हो जाएगा, जी1 एक्स इक्वल टू 1 के केस में 1 ही रहेगा, और जी1 तो इसका वैल्यू भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब x अगर ये कंडीशन दे रखी है वो ठीक है, लेकिन यहाँ हमें g1 रख चुके हैं। g1 का मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, साइड में जो लिखा हुआ है उसको रहने दीजिए सेम। ऐसे एफ ओ जी एक्स देख लीजिए, एफ जी एक्स, तो f ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब दो केस फिर इसमें बनेंगे, x इक्वल टू 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, 1, तो f1, और 0 से 1 के बीच में क्या रहेगा, f0। अब जो इफ रख रहा है उसको भूल जाया करो आप, अब आपको सिर्फ f1 और f0 का वैल्यू कॉमन सेंस से यूज करना है। f1 क्या होगा भाई, f1 क्या है, 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या है, 1, खत्म बात। 0 से बड़े के लिए रिजल्ट 1 रहेगा। अब 0 क्या होगा, 0 जो साइड में लिख रखा है इफ, वो भूल जाओ अभी, क्योंकि ये तो ऊपर जो कंपोजिट फंक्शन की पहली डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए लिखा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो ये केस था कि जब x 0,1 के बीच में, तो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू तो क्या आ रही है इस केस में, 0, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1। हालांकि ऊपर वाले केस में दोनों की वैल्यू 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नीचे वाला केस है 0,1 वाला, उसके अंदर एफ ओ जी एक्स की वैल्यू तो क्या है, 0, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो क्या लिखा जा सकता है, हेंस एफ ओ जी एंड जी ऑफ डज नॉट कंसाइड इन 0,1। 0 पे ओपन है और 1 पे क्या है, क्लोज्ड। तो ये ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ कि यही सेम क्वेश्चन है, बस ये इस केस में एफ ओ जी एंड जी ऑफ क्या करेगा, कंसाइड करेगा। जब -1 पे क्या है, क्लोज्ड, और 0 पे ओपन। इसको आप ट्राई करके देखना, ये सेम ही क्वेश्चन है, तो सेम ये इसी थ्योरी को फॉलो करेगा, बस ऐसे ही केस बनाने हैं। और इसके अंदर जी ऑफ और एफ ओ जी निकलेगा, और इसका मतलब निकलेगा तो दोनों की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी दोनों केस के अंदर। तो ये आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन है सीबीएसई में आए हुए हैं, अब ये बार बार सेम थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आप ट्राई करेंगे। होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है कि एफ आर में से माइनस कर दिया, -4/3 से r -4/3 गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3/x + 4, सो दैट f इज बाइजेक्टिव। Find the inverse of f and hence find f inverse 0 and x such that f inverse x is equal to 2। ठीक है, तो इसका जो मैंने हिंट दे दिया है कि f इनवर्स x ये आने वाला है, f इनवर्स 0, क्योंकि f इनवर्स x निकल जाएगा ना, उसी रिजल्ट को यूज कर लीजिए, अलग से मानने की जरूरत नहीं है कि आप f इनवर्स 0 को फिर x मानो और फिर f x इज इक्वल टू 0 लिखो, वो मत कीजिए। यहाँ जो रिजल्ट निकल चुका है उसी को ट्राई करो। जैसे f इनवर्स x का वैल्यू क्या है, 4x - 3/4 - 3x आने वाला है, तो f इनवर्स 0 क्या, x कीजिए 0 पुट कर दो। और दूसरा केस दे रखा है f इनवर्स x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, बस ऐसे करना है। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है ना, ये अलग से दिया है, वो देखिए। कंसीडर f r प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर से -9 to ∞ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² + 6x - 9, प्रूव दैट f इज इन्यूटिबल विद, बस वही क्वेश्चन है सेम, ऐसा आपको करवा चुका हूँ पहले भी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 था ना, एक्सरसाइज 1.3 का, वही सेम डिटो वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। अब आपका क्वेश्चन 16 और 17 इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देयर कैन लेट a इज इक्वल टू 1,2,3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए, क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, MCQ टाइप में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो अब आपने को रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, वो 3 पेयर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, 1 2 एंड 1 3 को अगर हम कंटेन करेंगे तो 1 2 का उल्टा भी अपने को करना पड़ेगा 2 1, और 1 3 का उल्टा भी करना पड़ेगा क्या 3 1। अब ये एक सेट तो बन गया आपका। ये देखिए, ये जो मैंने आर बनाया है वो वही तो है कि 1 1 है, 2 2 है, 3 है। इसके अंदर 1 2 है तो 2 1 लेना पड़ेगा, और 3 1 3 है तो 3 1। ये इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है। अगर आपको 1 2 और आपका कौन सा है 1 3 अगर इनको रखना है और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री करना, रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 आना ही चाहिए, अभी और किसी से मतलब ही नहीं है उसे। और अगर सिमेट्रिक करना है तो 1 2 है तो 2 1 करना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 का उल्टा तो 1 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 का भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 का भी नहीं है, लेकिन 1 2 और 1 3 का उल्टा करना पड़ेगा 2 1 और 3 1। अब वो कह रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब सोच के देखो कि अब अपने पास कौन कौन से बचेंगे। अगर अब अगर कुछ और हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, देखो जैसे कुछ भी आप कह दोगे सर कि